अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर काशिफ प्रिंस आपके सामने एक नए मेडिसिन के लेक्चर के साथ हाज़िर हूँ। जब हम हाइपरथर्मिया पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था कि जो सोर्सेज ऑफ हीट होते हैं वो दो होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। एक्सटर्नल सोर्स ऑफ हीट का मैंने आपको बताया था, जो सूरज है हमारा मेन जो हीट का सोर्स है। और फिर जब मैंने इंटरनल बताया था तो मैंने आपको बताया था कि मेटाबॉलिकली जो है हीट प्रोड्यूस होती है। और फिर जब हाइपरथर्मिया की बात आई थी तो मैंने आपको बताया था कि एक जो होता है हाइपरथर्मिया एनवायरनमेंट की वजह से होता है और दूसरे नंबर पे एक्सर्शन की वजह से होता है। एक्स्ट्रा जब जानवर काम करता है तो उसकी वजह से जो है ना एक कंडीशन होती है, उसको हाइपरथर्मिया बोलते हैं। यहाँ तक आपको याद होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि किसी भी जानवर की नॉर्मल परफॉर्मेंस या नॉर्मल काम करने के लिए एक सेट ऑफ टेम्परेचर चाहिए कि टेम्परेचर उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर किसी तरह से एक्सटर्नली जानवर के जिस्म में हीट आती है या उसके जिस्म में हीट की प्रोडक्शन ज़्यादा होती है तो उसको जिस्म से खारिज करना होता है, जिस्म से निकालना होता है, और ताकि जो जिस्म का टेम्परेचर है उसको मेंटेन किया जाए। और ये थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। और ये थर्मो रेगुलेशन किसी भी जानदार के ज़िंदा रहने के लिए एक अहम प्रोसेस होता है और ये बहुत ज़रूरी होता है। इसके बगैर बाज़ औक़ात जानवर की जो ज़िंदगी है वो ख़तरे में चली जाती है। तो थर्मो रेगुलेशंस मैंने आपको बताया था, तो उसी वक्त मैंने आपको बताया था कि जो हीट है वो एक जिस्म से दूसरे जिस्म में 3 तरीक़ों से जाती है: कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। मैंने आपको बताया था कंडक्शन सॉलिड टू सॉलिड, कन्वेक्शन मैंने आपको बताया था किसी जिस तरह के माया वगैरह में या हवा में अगर कोई चीज़ चली जाती है, या ज़्यादातर ये माया के लिए यूज़ होता है, वाटर के लिए यूज़ होता है कन्वेक्शन। और रेडिएशन मैंने आपको बताया था कि जैसे शुआएँ बन के, जैसे सूरज से जो रोशनियाँ हमारे तक जो है शुआ बन के, शुआओं की शक्ल में हमारे तक पहुँचती है, रेडिएशन की फॉर्म में हमारे तक पहुँचती है। तो मैंने आपको 3 ये चीज़ें बताई थी। और नॉर्मल जो मैकेनिज़्म है हीट को डिसिपेट करने का, उसमें एक अहम जो चीज़ होती है वो स्वेटिंग होती है। जो स्वेटिंग होती है वो इवेपोरेटिव कूलिंग के ज़रिए होती है। इवेपोरेटिव कूलिंग से क्या मुराद है कि आपने फ़िज़िक्स में पढ़ा होगा कि जब एक पानी का आपके पास एक कह लें कि बाउल हो, उसमें पानी आपने रखा हो, तो क्या होता है कि वो इवेपोरेट होता रहता है, बुखारात बन के उड़ता रहता है। और जब वो बुखारात बन के उड़ता है तो जो नीचे रहने वाला पानी है वो ठंडा हो जाता है। तो इसको हम इवेपोरेटिव कूलिंग कहते हैं। आपने अक्सर नोट किया होगा कि जैसे आप नहा के पंखे के नीचे बैठे हैं तो आपको ठंडक महसूस होती है। तो वो क्या होता है बेसिकली कि पंखे की वजह से हवा आपके जिस्म पर पड़ती है और आपके स्किन के ऊपर जो पानी होता है वो इवेपोरेट हो जाता है, वो बुखारात बन के उड़ता है। और बाकी जो आपका जो जिस्म होता है उसके ऊपर जो टेम्परेचर है वो उसको रिड्यूस कर देता है। तो ये इसको बोलते हैं इवेपोरेटिव कूलिंग। तो इवेपोरेटिव कूलिंग को यूज़ किया जाता है हमारे जिस्म में इन द फॉर्म ऑफ स्वेट, पसीने की फॉर्म में। जो पसीना है वो हमारे जिस्म का एक ऐसा थर्मो रेगुलेटरी मैकेनिज़्म है कि जिसके ज़रिए हम हीट को डिसिपेट करते हैं। पसीना आया, अगर हवा पड़ी, वो पसीना इवेपोरेट हुआ तो हमारे जिस्म को कूलिंग फ़ील होती है। ये सेम कंडीशन उस वक्त फ़ील होती है कि जब आपको पसीना आया हो और आप फ़ैन चलाएं तो आपकी जो कूलिंग है वो आपकी खुश्क स्किन की बजाय जो है ना वो ज़्यादा अच्छे तरीके से जो है आपको क्या उसको कहते हैं करता है, कूल करता है। तो एनहाइड्रोसिस ऐसी कंडीशन होती है। एनहाइड्रोसिस एक ऐसी कंडीशन होती है कि जिसमें पसीना आना स्टॉप हो जाता है। तो आज के इस लेक्चर में हम एनहाइड्रोसिस के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया, एनहाइड्रोसिस का मतलब होता है पसीने का ना आना। अगर जिस्म के ऊपर पसीना नहीं आ रहा तो क्या होगा कि जो नॉर्मल मैकेनिज़्म है जिस्म को कूल करने का वो स्टॉप हो जाएगा। अगर पसीना नहीं आ रहा तो हीट की डिसिपेशन स्टॉप हो जाएगी और जिस्म की जो हीट है वो जिस्म से बाहर नहीं निकलेगी और जिस्म हाइपरथर्मिया की तरफ चला जाएगा। उसका जो काम है, जो उसकी एक्टिविटी है वो डिस्टर्ब करेगी। और इवन कि हाइपरथर्मिया अगर एक्सेसिव लेवल तक चला जाए तो ये डेथ का काज भी बन सकता है अगर आप उस कंडीशन में उस जानवर से एक्सरसाइज करवाएं। तो ये ज़्यादातर होती है हॉर्सेस में। और हॉर्सेस
में जो है अक्सर उसका जो हीट डिसिपेशन का मैकेनिज़्म है वो डिपेंड करता है इस पसीने के ऊपर। अगर पसीना नहीं आता तो क्या होगा कि हीट डिसिपेट नहीं होगी और हीट इन अंदर ही रहेगी, और इन रिटर्न जो है जानवर परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ज़ोर ज़ोर से पैंट करेगा, हाँपेगा, लेकिन उसकी जो है जो टेम्परेचर है वो कूल डाउन नहीं होगा और उसके जिस्म के ऊपर पसीना नहीं होगा। ये जो बीमारी होती है मैंने आपको बताया हॉर्सेस में होती है, क्योंकि 65 to 70% जो हीट डिसिपेशन हॉर्सेस में होती है वो पसीने के ज़रिए होती है। और ये बीमारी होती है ज़्यादातर ऐसे इलाकों में जिनका एनवायरनमेंट हॉट एंड ह्यूमिड हो। हॉट एंड ह्यूमिड है कि एनवायरनमेंट के अंदर भी ह्यूमिडिटी होगी, और उस कंडीशन में क्या होगा कि पसीना जो है अगर आ भी जाएगा तो वो इवेपोरेटिव कूलिंग होगी और एक स्टेप आएगा कि पसीना आना ही स्टॉप हो जाएगा। ये जो है हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट और हॉर्सेस में ये मेनली मैंने आपको बताया कि बीमारी होती है। और उसके बाद जो है हम आ जाते हैं इसकी जो वजूहात है उसकी तरफ। जो हॉर्स की स्किन होती है उसके ऊपर स्वेट ग्लैंड्स बहुत ज़्यादा नंबर में होते हैं, जैसे कि 810 जो स्वेट ग्लैंड तकरीबन 1 सेंटीमीटर स्क्वायर के अंदर जो है हॉर्सेस में होते हैं। और ये जो होते हैं ये कंटिन्यूसली स्वेट प्रोड्यूस करते रहते हैं। और बेसिकली स्वेट के 3 कंपोनेंट होते हैं। एक उसमें प्रोटीन होती है, दूसरे नंबर पे उसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, और तीसरे नंबर पे उसमें होता है पानी। अच्छा, जो प्रोटीन्स होती हैं उनमें आ जाते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स और ऐसी प्रोटीन्स के जिन्होंने स्किन को प्रोटेक्ट करना होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। और तीसरे नंबर में उसमें होते हैं सर्फेक्टेंट्स। अच्छा, जो दूसरे नंबर पे जो कंपोनेंट मैंने आपको बताया उसमें उसके जो मिनरल्स हैं या इलेक्ट्रोलाइट हैं उनमें आ जाते हैं पोटाशियम, सोडियम और क्लोराइड। ये 3 चीज़ें एक्सक्रीट होती हैं। और पानी आपको पता है कि एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो होता है डिपेंडिंग ऑन द अवेलेबिलिटी कि कितना वो पानी उसने पिया है और कितनी एनवायरमेंटल टेम्परेचर है जिसको वो कूल करने की तरफ जा रहा है, उस हिसाब से जो है ना पानी की इवेपोरेशन होगी। तो ये 3 चीज़ें होती हैं जो स्वेटिंग में जो है वो घोड़े के या इंसान के जिस्म से बाहर निकलती हैं। अच्छा, साइंटिस्ट ने बहुत सारी वजूहात बयान की हैं हाइड्रोसिस की, और उनमें से अक्सर जो है वो अनप्रूव्ड है। कोई भी ऐसी चीज़ जो है प्रूव साइंटिफिकली नहीं हो सकी, लेकिन जो कुछ वजूहात लिटरेचर में मिलती हैं उनमें आ जाते हैं कि एपिनेफ्रिन का लेवल बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो रहा है। इसी तरह क्लोराइड का लेवल अगर ड्रॉप कर जाता है बॉडी में, या तीसरे नंबर पे जो हम कहते हैं थायराइड हार्मोन जो है उसकी प्रोडक्शन जो है वो कम हो गई है। तो थायराइड प्रोडक्शन की जब कम होती है तो हीट डिसिपेशन का मैकेनिज़्म, क्योंकि थायराइड का काम होता है हीट की जिस्म में मैनेजमेंट, अगर वो एबनॉर्मल होता है तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। ये हाइपोथेसिस हैं। इनमें से अक्सर जो हाइपोथेसिस हैं वो अनप्रूव्ड हैं, लेकिन जो क्लोराइड की डेफिशिएंसी है उसके साथ ऑब्ज़र्व किया गया है कि जानवर में एनहाइड्रोसिस की प्रॉब्लम हुई है। तो जो क्लोराइड की डेफिशिएंसी है वो बेसिकली रीनल फंक्शंस की वजह से होती है कि अगर जो आपका किडनी है वो इस काबिल नहीं होता कि वो क्लोराइड को रिटेन कर सके, और क्लोराइड एक्स्ट्रा अमाउंट में सेक्रीट कर देता है, तो उसकी वजह से भी ये एनहाइड्रोसिस ऑब्ज़र्व की गई है। इसके अलावा एंटीबायोटिक्स की एक किस्म होती है मैक्रोलाइड्स। मैक्रोलाइड अगर जानवर को खिलाएं ड्यू टू एनी रीज़न, खिलाएं, इनमें हम इंजेक्शन की फॉर्म में यूज़ करते हैं। अगर हम इंजेक्ट करें मैक्रोलाइड्स हॉर्सेस को तो उसके साइड इफ़ेक्ट के तौर पे एनहाइड्रोसिस की जो शिकायत है वो हो सकती है। तो ये जो है ये बेसिकली हाइपोथेसिस है। तो रीज़न जो है मैंने आपको बताया, हॉट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में अगर जानवर रहता है तो उसको ये जो है हो सकता है। इस बीमारी का कोई रिलेशन नहीं होता उसकी एज, सेक्स और जेंडर के साथ। किसी भी एज का हॉर्स इफ़ेक्ट हो सकता है, किसी भी जेंडर का, मेल हो फीमेल हो, दोनों इफ़ेक्ट हो सकते हैं। और ये भी नहीं होता कि आपने अगर हॉट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में उसको रखा हुआ है तो वो उससे इम्यून हो जाएगा, क्योंकि बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम में डेवलप हो जाते हैं करैक्टर। जैसे कि हम एक हॉट एनवायरनमेंट में रहते हों तो हम गर्मी को बर्दाश्त करने की अहलियत रखते हैं,
लेकिन अगर हम जाएं किसी ठंडे इलाके में तो वहाँ पे शायद हम ठंड बर्दाश्त ना कर सकें। और जो लोग ठंडे इलाके में रहते हैं वो ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं, और हो सकता है कि गर्मी वाले इलाके में आके वो गर्मी को बर्दाश्त ना कर सकें, और ऐसा ही होता है। लेकिन एनहाइड्रोसिस के केस में ऐसा नहीं होता। अगर हॉर्सेस को आपने हॉट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट में भी रखा है तब भी इनको ये जो बीमारी है इक्वली हो सकती है उन हॉर्सेस के कंपैरिजन में कि जिनको आपने ठंडे इलाके में रखा गया है। अच्छा, तो ये जो बीमारी होती है मैंने आपको बताया इसका किसी एनवायरनमेंट के साथ कोई लिंक नहीं है, किसी एज, सेक्स और जेंडर के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। किसी भी एज के किसी भी तरह के हॉर्स को ये जो बीमारी हो सकती है, और मेन रीज़न जो है वो हॉट एंड ह्यूमिड एनवायरनमेंट होती है और एक्सर्शन होती है। काम अगर आप उससे लेते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जहाँ से वो अपना हीट डिसिपेशन नहीं कर सकता, तो वो जो होता है वो स्वेटिंग करना ही स्टॉप कर देता है, और इन दैट केस जो है ये वर्स हो जाती है, और जो हाइपरथर्मिया की वजह से उसकी डेथ भी हो सकती है। डायग्नोसिस इसका जो है ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल सिम्टम्स ही होता है। पसीना नहीं आ रहा और ज़ोर ज़ोर से वो सांस ले रहा है, तो टेम्परेचर आप उसका नोट करेंगे तो वो हायर होगा क्योंकि वो हीट की डिसिपेशन नहीं हो रही उसके जिस्म से। तो ये जो रहता है ये ज़्यादातर आपको पता है हॉर्सेस में होता है, और विदाउट लैब डायग्नोसिस भी आप उसको कंफर्म कर सकते हैं कि ये एनहाइड्रोसिस है, क्योंकि सिंपल पसीना नहीं आ रहा, आप उसकी स्किन के ऊपर पसीना नहीं देखेंगे। जो क्रोनिक केसेस होते हैं उसमें आप देखेंगे कि उनके बाल जो होंगे वो झाड़ चुके होंगे, और उसके ऊपर जो है फ्लेक्स बने होंगे, जो है फ्लेक्स आप कह लें कि जिस तरह स्किन जो है वो डैमेज हुई हुई नज़र आएगी आपको उनकी। तो ये जो सिम्टम अगर आपके पास आते हैं तो आपको समझ आ जाएगी कि जो केस है ये एनहाइड्रोसिस का केस है, कि पसीना ना आने का जो केस मैंने आपको बता रहा हूँ। अच्छा, जिसकी ट्रीटमेंट की तरफ आ जाएं तो इसकी ट्रीटमेंट कोई भी प्रूवन ट्रीटमेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि कोई भी हमने अभी तक वजह नहीं डिस्कवर हो पाई प्रॉपर के जिसकी वजह से ये हो, या हम उसको रिमूव करें तो इसकी ट्रीटमेंट हो जाए। तो इसकी जो ट्रीटमेंट है वो सिर्फ यही है कि आप उसको किसी ठंडे इलाके की तरफ मूव कर दें। अगर आप उसको ठंडे इलाके की तरफ मूव करते हैं तो वो वहाँ पे वर्क भी परफॉर्म कर सकेगा, और बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो दोबारा पसीना आना उसको शुरू हो जाता है, फिर आपको दोबारा उसी एनवायरनमेंट में बेशक आप उसको शिफ्ट कर सकते हैं, लेकिन इसका इलाज एज सच कोई डिस्कवर नहीं है। इसकी सिर्फ मैनेजमेंट है कि आप उसको किसी ठंडे इलाके की तरफ सेल कर दें, उस ठंडे इलाके में जाकर उसे काम ले लें। अच्छा, दूसरे नंबर पे उसको अगर आप पानी फ्री अमाउंट में प्रोवाइड करते हैं और वो उसमें नहाता है या फ्री एक्सेस में पीता है, तो बाज़ औक़ात जो है उसकी जो स्वेटिंग है वो दोबारा स्टार्ट हो जाती है। इसी तरह आप उसको इलेक्ट्रोलाइट वगैरह देंगे पीने के लिए, ताकि कैल्शियम जो क्लोराइड है और दूसरे मिनरल्स हैं उनका लेवल उनके उसकी बॉडी में प्रॉपर हो, तो उसकी वजह से भी बाज़ औक़ात जो पसीना आना दोबारा स्टार्ट हो जाता है, लेकिन कोई भी कंफर्म ट्रीटमेंट इसकी नहीं है। बहुत सारे जो लोग हैं वो जी चीज़ें डिफरेंट पिलाते हैं, जैसे कि बियर कह लें उसको पिलाई, या विटामिन सप्लीमेंट या इलेक्ट्रोलाइट सप्लीमेंट देते हैं और कहते हैं कि जिससे फ़र्क पड़ता है, लेकिन साइंटिफिकली प्रूवन कोई भी ऐसी चीज़ अवेलेबल नहीं है कि जिसको देख के हम कह सकें कि ये जो है इस बीमारी की ट्रीटमेंट हो सकती है। सो इस बीमारी से बचाव ही है जो मेन है, कि हॉट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट हो तो उनसे ज़्यादा काम नहीं लेना हॉर्सेस से। और अगर आपको एनहाइड्रोसिस का जो है वो प्रॉब्लम आ जाए घोड़े को, तो आपने उसको रेस्ट देनी है, उसको फ्री एक्सेस ऑफ वाटर देनी है, उसको नहलाना है, और उसको जो है ना ठंडी प्लेस के ऊपर रखना है ताकि उसका पसीना दोबारा स्टार्ट हो जाए। और अगर आप पसीना नहीं आ रहा और आप उससे मुसलसल काम लेते जा रहे हैं, और तो ये जो है हाइपरथर्मिया की तरफ चला जाएगा, और हाइपरथर्मिया के नतीजे में जिसको हीट स्ट्रोक कहते हैं उसकी डेथ भी हो सकती है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डिजीज़, और बहुत फैटल डिजीज़ होती है अगर इसको मैनेज ना किया जाए टाइमली। तो अगर आपके पास जो इसका केस आता है तो आप उसको प्रॉपर गाइड कर सकते हैं और उसको मैनेज कर सकते हैं, उसको अच्छी एनवायरनमेंट प्रोवाइड करके। तो ये जो है जून जुलाई हमारे जुलाई और अगस्त जो है बेसिकली हमारे पाकिस्तान में इस तरह का होता है कि जहाँ पे ज़्यादातर जो है हॉट एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट होता है। तो इस एनवायरनमेंट में जो है आपने घोड़ों की जो है ना मैनेजमेंट ज़्यादा करनी है, उनको उससे ज़्यादा एक्सर्शन नहीं देनी, ज़्यादा उनसे काम नहीं लेना। लेकिन ये है कि अगर इस तरह का कोई केस आता है तो उसको ठंडी प्लेस के ऊपर भेज दें, या उसको ठंडी प्लेस मैनेज कर दें उसी जगह के अंदर, और उससे काम लेना जो है ना स्टॉप कर दें,
तो जो है कुछ उसके हालात जो हैं वो बेहतर हो सकते हैं और उसकी जो ट्रीटमेंट जो है वो इजी हो सकती है। तो अगर आपको इस वीडियो ने कोई हेल्प की है और आप चाहते हैं कि आप मेडिसिन के रिलेटेड कोई और लेक्चर सुने, तो आप मेरी जो चैनल है उस चैनल के ऊपर जाके जो प्लेलिस्ट है वेटनरी मेडिसिन की और एनिमल हेल्थ, वेटनरी मेडिसिन एंड एनिमल हेल्थ की जो प्लेलिस्ट है उसको चेक करें, उसमें इसी तरह के और लेक्चर्स भी हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।